नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपाट, यही हाल विपक्ष के मिशन 2024 का होता नजर आ रहा है। मोदी को हराना है लेकिन साथ नहीं आना है। साथ अगर आना है तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और वो टर्म एंड कंडीशन इतने बड़े हैं कि वो भी साथ नहीं आने के बराबर ही हैं। जो केसीआर पटना पहुंचे, बीजेपी के खिलाफ मेन फ्रंट बनाने पर सीएम नीतीश से बातचीत करके गए, वो केसीआर पटना से जाते ही नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के प्लान का ऐलान कर देते हैं। यानी जिस केसीआर के भरोसे सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर आए, वो केसीआर अलग राह बनाने की कोशिशों में जुट चुके हैं। यानी नीतीश के फ्रंट में फूट पड़ गई है और ये फूट हैदराबाद से बंगाल तक हर जगह नजर आ रही है। तो अभी 2 सप्ताह भी नहीं बीते कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पटना आए, सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की, थर्ड फ्रंट से अलग मेन फ्रंट बनाने पर बातचीत हुई और उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उनके जाते ही सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाते हैं, विपक्षी नेताओं से मुलाकात होती है, सबने विपक्षी एकता का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन यह विपक्षी एकता बालू की भीत साबित हुई। सीएम नीतीश के मिशन 2024 को सबसे बड़ा झटका केसीआर की तरफ से मिला है। केसीआर पटना से जाते ही अपने मिशन में जुट गए, मेन फ्रंट कहीं पीछे छूट गया। नीतीश से दोस्ती की गांठ जोड़कर वापस लौटे केसीआर ने नई प्लानिंग कर ली और अब वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिशों में जुट चुके हैं। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति लॉन्च करने की तैयारी हो गई है। इसी दशहरा पर इसका प्लान भी हो सकता है और इसे लेकर ऐलान संभव है। जाहिर है कि केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से अलग पार्टी होगी। और हमारे साथ इस वक्त एफएम सलीम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एफएम सलीम साहब, इस विपक्षी एकता जिसके भरोसे टारगेट 2024 किया जा रहा था, केसीआर उससे अलग नजर आ रहे हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर, इस ऐलान को जिसे केसीआर की तरफ से किया गया है, क्या हम ये मानकर चलें कि 2024 में जिस एकजुटता का दावा किया जा रहा था उसकी फूट की शुरुआत है ये? केसीआर, देखिए, केसीआर अभी से नहीं, केसीआर लगभग 1.5-2 वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। और पिछले 2-3 महीनों से वो विभिन्न जो जनसभाएं हैं उनमें बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। हालांकि वो तेलंगाना के नाम पर जो है वो राष्ट्रीय पार्टी की बात भी कर चुके हैं। अभी तो वो खुलकर घोषणा कर रहे हैं। सर, ये तमाम जो ऐलान है उससे कैसे 2024 को ये लोग साध पाएंगे? क्योंकि साधने के पीछे सबका मकसद ये था कि अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को अगर कहीं ना कहीं चुनौती देनी है तो सब साथ आएंगे, ये तभी संभव हो पाएगा। फिर अलग अलग पार्टी के ऐलान के साथ ये कैसे संभव है? देखिए, केसीआर की जो घोषणा है उसको केंद्र से अधिक राज्य में रखकर आपको देखना होगा। क्योंकि राज्य में तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ आपको जी। तेलंगाना में अभी बीजेपी बहुत जोर लगा रही है और वो टीआरएस को सीधे मुकाबला, टीआरएस से सीधा मुकाबला करने की बात कर रही है। तो पहले तो उनको राज्य में भाजपा से मुकाबला है, राज्य में भाजपा को रोकना है। तो ये भी भाजपा को बताना पड़ेगा बीजेपी को कि केसीआर जो बता रहे हैं कि हम सिर्फ राज्य में नहीं, आपको केंद्र में भी मुकाबला देंगे। तो एक तरह से राज्य को बचाने के लिए इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, कह सकते हैं आप।
इरफान साहब, तो फिर टीआरएस का क्या होगा? लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करने की बात करते हैं, फिर जिस टीआरएस के साथ आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस टीआरएस का क्या होगा? नहीं, ये तो प्रश्न है निश्चित रूप से, टीआरएस का क्या होगा। अभी ये बातें खुलकर सामने नहीं आई हैं। जो टीआरएस के जो बड़े नेता हैं, जो दूसरे नेता हैं, वो भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि तेलंगाना राष्ट्र पार्टी अलग होगी या फिर तेलंगाना राष्ट्र पार्टी राज्य के लिए होगी, और फिर जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे वो राष्ट्रीय स्तर के लिए काम करेगी। वो अभी खुलकर बातें सामने नहीं आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एफएम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि ये दुविधा की स्थिति इस वक्त जरूर नजर आती है। हालांकि जिस मजबूती के दावे किए जा रहे थे, उस मजबूती में फूट के तौर पर भी इसे देखा और समझा जा रहा है। और जानिए कि किस तरह नीतीश के मेन फ्रंट में फूट पड़ चुकी है और मिशन 2024 कितना मुश्किल हो गया है। मिशन 2024 पर केसीआर ने नीतीश और लालू से बातचीत की थी, मुलाकातों का दौर चला था। इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जेडीयू ने नीतीश को केंद्र की राजनीति में उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी जेडीयू को मिलती है, नीतीश कुमार को मिलती है। केसीआर ने नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने का प्लान बना लिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरह भारत राष्ट्र समिति अब बनाई जाएगी। केसीआर के नए दांव से नीतीश के मेन फ्रंट को झटका लगेगा। विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। विपक्ष के मिशन 2024 को सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि मोदी को हराना है, लेकिन साथ नहीं आना है। साथ अगर आना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, और वो टर्म एंड कंडीशन इतने बड़े हैं कि वो भी साथ नहीं आने के बराबर ही हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिशें कर रहे हैं, यानी वो मेन फ्रंट के सेंटर में हैं, लेकिन गांधी परिवार और राहुल गांधी की कीमत कांग्रेस उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकती। ममता बनर्जी नीतीश, हेमंत और तेजस्वी के साथ तो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस से परहेज है। वो कांग्रेस का नाम भी लेना नहीं चाहती हैं। केसीआर की बात कर लेते हैं, तो केसीआर की बात करें तो वो पटना जाते हैं, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं। अपनी राष्ट्रीय पार्टी के गठन की प्लानिंग दूसरी तरफ उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। वो दशहरा तक भारत राष्ट्र समिति की लॉन्चिंग कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए तो 2 राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली उनकी मुट्ठी में है। अब वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने और पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी होगी। राहुल गांधी के कांग्रेस को कई विपक्षी दलों का साथ मिल सकता है, लेकिन ममता बनर्जी के तृणमूल, केसीआर के भारत राष्ट्र समिति, केजरीवाल की आपका साथ मिलने से रहा। ऐसे में नीतीश का मेन फ्रंट का अस्तित्व क्या रह जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सभी के जहन में दौड़ रहा है। तो केसीआर के नई राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने रख रहे हैं। क्या है वो प्रतिक्रिया, जरा आप भी सुनिए। भाजपा से अलग हट करके अब आप न तो घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। आप जिस केसीआर के सहारे मिशन इम्पॉसिबल को साधना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वही केसीआर आज आपको जोर का झटका धीरे से दे दिया है। आपको उसी दिन पटना में समझ जाना चाहिए था जिस दिन आपको और तेजस्वी यादव को उठक बैठक करा करके आपको ही नहीं अपमानित करके बल्कि बिहार को भी अपमानित आपने करवाया, और करा करके केसीआर निकल गए। विचारधारा वाले दलों का एका का प्रयास निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और इस भूमिका को जितनी कर्मठता से निभानी चाहिए वो आगे बढ़ के कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शुरू से ही कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा है। तो अगर वो खतरों से बचना है तो सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे आना होगा। कौन दल क्या
निर्णय ले रहा है, किस दल से किस दल को क्या परेशानी है, यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। देश में लोकतंत्र कैसे महफूज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे समाप्त हो, यह महत्व। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नज़र में अभी वक्त है और उस वक्त को रहते हुए इस देश में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चलने वाले समान विचारधारा के पार्टियों के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ऐसी कांग्रेस को आशा है। कांग्रेस पार्टी के नज़र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री या कुछ अन्य नेताओं के द्वारा जो गाहे बगाहे थर्ड फ्रंट, तो फेडरल फ्रंट, गैर कांग्रेस गैर भाजपा फ्रंट बनाने की बात हो रही है, ये हास्य का क्या उनसे कोई सर्टिफिकेट लेना है? अब सत्ता पड़ेगी जिनसे भी मिलने की तो नीतीश जी मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो विपक्ष की एकता देश भर में स्थापित करने की कोशिश है, तो इस कोशिश में जिससे भी बात करने की जरूरत होगी, जिससे भी मुलाकात की जरूरत होगी, स्वाभाविक रूप से यह काम करना पड़ेगा, तो नीतीश जी कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की मुहिम रंग ला रही है? क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का साथ मिल गया है? सवाल इसीलिए क्योंकि इस एक बार फिर सियासत में नया पोस्टर बाहर निकला है, जिसका ताल्लुक तो बिहार से है, लेकिन वो चस्पा है उत्तर प्रदेश में। सियासत का पोस्टर पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने ये पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। यूपी में पोस्टर, बिहार का चढ़ा पारा। यूपी में टंगे इन दोनों पोस्टर को समझने के लिए इस तस्वीर को समझना ज्यादा जरूरी है। तारीख थी 6 सितंबर, जब नीतीश कुमार दिल्ली विपक्षी नेताओं को लामबंद करने पहुंचे थे। मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 4 दिनों बाद यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर टांग दिया गया, जिस पर लिखा था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। लेकिन 2 दिनों के भीतर पोस्टर पर पलटवार भी सामने आ चुका है, जिस पर लिखा है पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ और राजभर और चाचा को मूर्ख बनाया है। जो अपने खून का सगा न हुआ उसे बिहार याद आया है। 2 दिनों में 2 तरह के पोस्टर से आप समझ सकते हैं कि बिहार से लेकर यूपी तक सियासत सरगर्म हो चली है। पहले पोस्टर से साफ था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी पूरी है। लेकिन दूसरे पोस्टर ने ये भी बता दिया कि बिहार हो या यूपी, विपक्ष की राह आसान नहीं है। इस बात का एहसास विपक्ष को भी है। इसमें तो स्पष्ट है ना, कारगर बनाने के लिए तो हम लोग कवायद कर रहे हैं। जो 19 में जो गलती हम लोगों से हुई उसको नहीं दोहराना है, और 19 की जो गलती हुई उससे जो देश के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। जाहिर है अखिलेश यादव पिछले 3 चुनावों में 3 समीकरणों के साथ चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन मोदी मैजिक के आगे सारे समीकरणों की हवा निकल गई। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेडीयू को इस वक्त झटके पर झटका लग रहा है। एक और बड़ा झटका जेडीयू को इस वक्त दमन-दीव में लगा है, और ये बड़ा झटका लगा है प्रदेश जेडीयू यूनिट बीजेपी में शामिल होकर 15 जिला पंचायत सदस्यों ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया। 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय मकसद में जुटे हुए हैं। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, बिहार में बीजेपी से 2-2 हाथ कर रहे हैं, तो बीजेपी बिहार के बाहर उन्हें झटके पर झटका दे रही है। अरुणाचल और मणिपुर के बाद अब बीजेपी ने जेडीयू को दमन और दीव में बड़ा झटका लगा दिया है। दमन दीव में 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्यों के साथ पूरी प्रदेश इकाई ही बीजेपी में शामिल हो गई है।
इससे पहले पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मणिपुर से पहले बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका दिया था। यहां पार्टी के एकमात्र विधायक तेकी कासो ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे पहले 2006 में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके थे। तो सीएम नीतीश कुमार अपने मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो बिहार के बाहर जेडीयू धराशायी हो रहा है। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी को झटका दिया। एनडीए से अलग महागठबंधन के साथ जेडीयू नाता जोड़ लेता है। बीजेपी नेताओं पर हमला किया गया। केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ने का ऐलान किया जाता है। अब बीजेपी जेडीयू को झटके पर झटका दे रही है। दमन-दीव में पूरी जेडीयू की यूनिट को ही बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 10 दिन पहले मणिपुर में 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और ये विधायक बिहार में एनडीए का साथ छोड़ने से नाराज थे। इससे एक सप्ताह पहले अरुणाचल में एकमात्र जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि एक तरफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने राज्य से बाहर जेडीयू को झटके पर झटका लग रहा है। दमन-दीव में जेडीयू की टूट पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जेडीयू ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया है। को देश की जनता अब समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्तर पर पहले क्षेत्रीय दलों से समझौता करती है, सरकार बनाती है, फिर धन बल का प्रयोग करके उस क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है। इसका आने वाले दिनों में देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेज भी तोड़ना, जोड़ना, बंटवारा करना, भारतीय जनता पार्टी भी तोड़ना, जोड़ना, बंटवारा करना। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आश्चर्य की बात क्या है? अरे जब जनता दल ही उनके साथ अलायंस में था तब भी उनके विधायक ले गए थे वो लोग अरुणाचल में। जदयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वे एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी एनडीए के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के प्रति वो अपना समर्थन व्यक्त किए हैं। तो सीएम नीतीश कुमार अपने मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए जिसकी बार बार कवायद की जा रही है, विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी खुद की पार्टी जेडीयू बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो बिहार के बाहर जेडीयू धराशायी हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी को झटका दिया। एनडीए से अलग महागठबंधन का निर्माण हो जाता है। बीजेपी नेताओं पर बयानों के तीर और हमले शुरू हो जाते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। अब बीजेपी जेडीयू को झटके पे झटका दे रही है। दमन-दीव में पूरी जेडीयू की यूनिट जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 10 दिन पहले मणिपुर में 6 में से 5 विधायक बीजेपी में आ गए। ये विधायक बिहार में एनडीए के साथ जेडीयू के छोड़ने की वजह से नाराज थे। इससे एक सप्ताह पहले अरुणाचल के एकमात्र जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 को अगर आप याद करेंगे तो अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर रोहतास से आ रही है, जहां पर डेहरी में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक युवक मंदिर की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। घटना स्टेशन रोड स्थित दुर्गा मंदिर की है। युवक को मंदिर की छत से चिल्लाता देखकर लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा हो जाती है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने की कोशिशें शुरू हो गईं। युवक की हरकत को देखकर 2 युवक मंदिर की छत पर चढ़ गए और उसे नीचे उतार लिया गया। युवक की पहचान मनोज कुमार के तौर पर की गई है और इसके पीछे की वजह क्या रही इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।